हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल का चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो BHDLA 136 जो आपकी बुक है, BA फर्स्ट ईयर, खास तौर से BHDLA 136 वाली जो बुक है, इसका यूनिट नंबर 5 है। इससे पहले भी मैंने सारे चैप्टर करवा रखे हैं, उसकी वीडियो आपको जा करके हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 क्या है, अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 5.2 में क्या है, यानी कौन कौन से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या। क्या आएगा एग्जाम में? 5 या 10 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है, अनुवाद शब्द की व्याख्या कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अनुवाद की प्रक्रिया बताओ, यानी अनुवाद कैसे होता है उसकी प्रक्रिया बताना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्यादातर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो आपसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 20 नंबर में आने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, यानी अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी कई बार लिख देगा। देखो एग्जाम में क्या लिखेंगे, अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर सारा बता रखा ना, यही सारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो, चाहे लिखे अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान बताइए, व्याख्या कीजिए, या आपसे पूछे अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप से यही क्वेश्चन जो रहेगा, इसको एक के दो बार घुमा करके पूछा जाता है। तो आंसर आपको सारा यही लिखना पड़ेगा कि भाषा की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, शब्दों का सही प्रयोग करें, वाक्य रचना करें, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से अनुवाद हो रहा है। तो इन्हीं चीजों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट है और खास तौर से जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है उन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 5.2 में क्या है, अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या कीजिए। अगर बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, भूमिका लिख रहे हैं, तो अनुवाद क्या होता है इसका अर्थ आप जरूर लिख सकते हैं। और कई बार क्या हो सकता है, 5 या 10 नंबर में आपसे पूछ भी सकता है कि अनुवाद का अर्थ और व्याख्या बताइए। तो देखिएगा, हम लोग देखते हैं अनुवाद होता क्या। देखिएगा, अनुवाद की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले यह आवश्यक है कि आप अनुवाद शब्द का अर्थ जान ले। कह रहे हैं कि अनुवाद को समझने से पहले, अगर हम लोग अनुवाद पर यानी ट्रांसलेशन पर बात करने जा रहे हैं, तो अनुवाद की प्रक्रिया, यानी अनुवाद में कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, अनुवाद कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को इन सब चीजों को जानने से पहले हम जान ले कि अनुवाद होता क्या है, अनुवाद का अर्थ क्या होता है। क्या अनुवाद शब्द का अर्थ जान लें, सामने यह स्पष्ट हो जाए कि अनुवाद क्या करना होता है। यानी कह रहे हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया जानने से पहले, अनुवाद करने से पहले हम सभी लोग अनुवाद का अर्थ जान लें, आखिर अनुवाद होता क्या है, तभी तो हम लोग अनुवाद अच्छे से कर पाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अनुवाद करने से पहले हमें अनुवाद शब्द का अर्थ जानना पड़ेगा, कि अनुवाद का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, संस्कृत कोशों में दिए गए अर्थ, यानी संस्कृत के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुवाद क्या था। देखो, अनुवाद का मतलब होता कि अनुवाद को पुनरावृत्ति कहते हैं। अनुवाद को क्या कहा जाता भैया, पुनरावृत्ति। यानी अनुवाद को क्या कहा जाता है, संस्कृत में क्या बोला गया है, अनुवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, फिर से कहना। यानी अनुवाद का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है, फिर से कहना। फिर से कहने का मतलब यही है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली है, उस बात को अगर मैं दोबारा कहता हूं, किसी दूसरी भाषा में कहता हूं, तो क्या हो जाएगा, यही अनुवाद का अर्थ, यानी फिर से कहना है। यानी अनुवाद का अर्थ क्या होता है, पुनरावृत्ति। यानी किसी चीज को आप दोबारा बोल रहे हैं या कह रहे हैं, इसी की पुनरावृत्ति क्या हो जाती है, अनुवाद हो जाता है। देखिएगा, लेकिन यह पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती। देखो, यहां पर हम लोग बात तो कर रहे हैं कि पुनरावृत्ति यानी फिर से कहना तो है, फिर से कहना होता तो है, लेकिन एक भाषा में कही गई चीजों को, ध्यान सुना, एक भाषा में कही गई चीजों को या एक भाषा में लिखी गई चीजों को जब हम दूसरी भाषा में कहते हैं या दूसरी भाषा में लिखते हैं, तो वही उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, आज अनुवाद शब्द का यही अर्थ प्रचलित है। आज अगर हम बात करें तो अनुवाद का अर्थ यही प्रचलित है कि वह एक भाषा से दूसरी भाषा में बात को प्रस्तुत करता है।
आज अगर हम लोग बात करें जो अनुवाद का मतलब क्या होता है कि एक भाषा में कही गई चीजों को जब हम दूसरी भाषा में लिखते हैं कहते हैं तो वही क्या होता है, वही हमारा अनुवाद होता है। देखिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद या ट्रांसलेशन का सहज सीधा परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों का ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद। कह रहे हैं कि अंग्रेजी में अनुवाद को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक भाषा में कही गई बात को, ध्यान सुना क्या बता रहा हूं, अनुवाद का मतलब क्या होगा, एक भाषा में कही गई बात को जब हम हू बहू यानी सेम टू सेम ज्यों का त्यों, मतलब क्या होता है, एक भाषा में कही गई बातों का विचारों का भावों का जब हम दूसरी भाषा में सेम टू सेम लिख देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवाद कहते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं एक भाषा में कहे गए भाव हो, विचार हो, बात हो या कोई भी चीज लिखी हुई है, जब हम उसको दूसरी भाषा में सेम टू सेम लिख देते हैं, ज्यों का त्यों मतलब समझते हो, यानी एक भाषा में कही गई बात को हू बहू भी बोलते हैं इसको, ज्यों का त्यों हू बहू सेम टू सेम, अगर एक भाषा में कही गई जो बात है उसी बात को जब हम दूसरी भाषा में सेम टू सेम हू बहू बोल देते हैं, वही क्या होता है, वही हमारा अनुवाद होता है। क्या होता है, वही हमारा अनुवाद होता है। देखिएगा, इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट है, आपके सामने आई होगी कि इसमें कहे हुए को फिर से कहने या दोहराने पर, देखो अनुवाद में क्या, अनुवाद में क्या होता है कि एक बार कही गई बात को या एक बार लिखी गई चीज को हम दोबारा कहते हैं या दोबारा लिखते हैं। यानी किसमें, एक जैसे मान लीजिए पहली बार मैंने हिंदी में लिखा है किसी चीज को, ठीक है, मैंने पहली बार किस में लिखा, किसी चीज को हिंदी में लिखा है, और सेम चीज को अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, तो क्या होगा, यही तो अनुवाद होता है ना। एक भाषा में कही गई बात को जब उसी बात को दूसरी भाषा में कहा जाता है, बोला जाता है, तो वही क्या हो जाता है, वही हमारा अनुवाद हो जाता है। इसीलिए तो बोल रहा ज्यों का त्यों, यानी सेम टू सेम दूसरी भाषा में कह दो, बोल दो। यानी किसी ने उर्दू में शायरी की है तो आप उस शायरी को इंग्लिश में बना दो, ये क्या होगा, अनुवाद हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके अंतर्गत कहे हुए को पुनः कहा जाए यह आवश्यक है। यानी अनुवाद में क्या होता है, एक बार कही गई बात को दोबारा कहा जाता है, लेकिन दोबारा किसमें, दूसरी किसी भाषा में कहा जाता है, तो वही अनुवाद होता है। इसका मतलब है कि मूल लेखक ने जो कहा है वही अनुवादक को दूसरी भाषा में कहना है। यानी मान लीजिए कि मैंने कोई बात बोली है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई बात बोली है, अगर कोई व्यक्ति मेरे ही बात को किसी दूसरी भाषा में कहता है तो क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। सेम लैंग्वेज में नहीं कहना है, जैसे मैंने हिंदी में कोई बात बोली है और आप हिंदी में कह रहे हैं, ये अनुवाद नहीं। लेकिन मैंने हिंदी में कोई बात बोली है, उसको आप अगर इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, किसी दूसरी भाषा में अगर आप उसको कहते हैं या बोलते हैं, तो वही क्या हो जाता है, अनुवाद हो जाता है। यानी एक व्यक्ति ने जो बोला है किसी भाषा में, अगर हम उसको दूसरी भाषा में कहते हैं या दूसरी भाषा में उसको हम लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, अनुवाद होता है। आगे देखेगा, अगर आप अंग्रेजी में लिखी हुई दर्शन शास्त्र की किसी कृति पर अनुवाद कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आपको दर्शन शास्त्र की उस शाखा की बुनियादी बातों का ज्ञान हो, अंग्रेजी भाषा में गहरी पैठ हो, ताकि जो कुछ कहा गया हो आप समझ सकें और उसका अंदाजा लगा सकें। देखो कहा जा रहा है कि अनुवाद करते समय ना हमें दो भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मान लीजिए कि मैंने हिंदी में कुछ बोला है, ये लाइन यही कह रही, मैं समझा देता हूं। कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने हिंदी में कुछ बोला है और आप उसको ट्रांसलेट किसमें करें, अनुवाद किसमें करेंगे, अंग्रेजी में, तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। अरे भैया, दोनों भाषाओं की आपको नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तभी तो आप अनुवाद कर पाएंगे। क्या बोल रहा हूं, अगर आपको दोनों भाषाओं की अच्छी से जानकारी होगी, अच्छी सी नॉलेज होगी, तभी तो आप कह पाएंगे, तभी तो आप बोल पाएंगे। तो कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चीज इंग्लिश में लिखी है, मान लीजिए कि कोई चीज है, एक बुक है, वह अंग्रेजी में लिखी है, ठीक है, और उसका हिंदी में मुझे अनुवाद करना है, तो मुझे अंग्रेजी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी का अच्छे से पता हो, और मुझे हिंदी भी आनी चाहिए जिसमें अनुवाद किया जाएगा। यानी अनुवाद करते समय जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद हो रहा, हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दो भाषाओं का, दोनों भाषाओं को जिसमें लिखा है और जिसमें लिखा जाएगा, दोनों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पता होगा तभी हमारा एक अच्छा अनुवाद हो पाएगा। देखिएगा, मूल रचना के भाव विचार या संदेश को ज्यों का त्यों बिना घटाए बढ़ाए वैसा प्रभाव डालते हुए दूसरी भाषा में कहना अनुवादक का कर्तव्य है। कह रहे कि जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई बात लिखी थी
और आप उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। जो लिखा है हूबहू आपको क्या कर देना है, सेम टू सेम लिख देना दूसरी भाषा में। अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से उसमें कुछ घटाना नहीं। यानी जो चीजें लिखी गई हैं, उसी चीजों को आपको दूसरी भाषा में, दूसरी किसी लैंग्वेज में लिख देना है। वही सेम टू सेम आपको करोगे तो क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। यह अनुवादक का क्या होता है, कर्तव्य होता है। और अनुवाद का यही पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुवाद में क्या होता है भैया, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहा जाता है, और जो कहा गया लिखा गया है सेम टू सेम ही लिखा जाता है। उसमें अनुवाद करने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता। क्या बोला, उसमें अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ता है, कुछ भी नहीं कहता है। यही अनुवाद का क्या है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अनुवाद इसी पर ही चलता है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में लिखा जाता, कहा जाता है। और इसमें किसी अपनी तरफ से अनुवादक जो होता है, जो ट्रांसलेट करने वाला जो व्यक्ति है, उसी को बोलते हैं अनुवादक। वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, ना तो उसमें कुछ जोड़ेगा, ना तो उसमें कुछ घटाएगा, अपनी बात को नहीं कह सकता। जो बातें कही गई सेम टू सेम हूबहू, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या कह देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अनुवाद के अंतर्गत दो भाषाओं का अस्तित्व है। एक होती है स्रोत भाषा, दूसरी होती है लक्ष्य भाषा। अब हम लोग बात करेंगे स्रोत भाषा क्या होती है और लक्ष्य भाषा क्या होती है। अगर मैं बताऊं, सबसे पहले देखना स्रोत भाषा। स्रोत भाषा का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप अनुवाद करने जा रहे हैं, कोई चीज अंग्रेजी में लिखी है, क्या लिखी है, मान लो पहले से यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ, तो हमारी क्या हो गई, यह स्रोत भाषा हो जाए, अंग्रेजी स्रोत भाषा बनेगी। और मान लो उसी अंग्रेजी का मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, तो अंग्रेजी से अगर मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी हमारी क्या हो जाएगी, स्रोत भाषा हो जाएगी, और हिंदी हमारी क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा होगी। कहने का मतलब है कि जिस भाषा से हम लोग अनुवाद करते हैं हमारी स्रोत भाषा होगी, और जिस भाषा में अनुवाद होता है वह हमारी लक्ष्य भाषा होती है। ठीक है, स्रोत भाषा से तात्पर्य है कि मूल भाषा जिससे अनुवाद किया जाता है। क्या स्रोत भाषा क्या होती है, मूल भाषा। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई संस्कृत की बुक है, क्या है, हमारी संस्कृत की बुक है, ठीक है, तो संस्कृत की बुक को हम मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, किसमें, हिंदी में। तो हमारी जो संस्कृत की बुक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्रोत भाषा। यानी हमारी स्रोत भाषा क्या है, संस्कृत हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत की बुक है, उसी का लेकर के हम हिंदी में करेंगे। तो संस्कृत हमारी क्या स्रोत भाषा हो जाएगी। और हिंदी में करूंगा, हिंदी हमारी क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा हो जाएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो यही बताया जा रहा कि यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जरूर पता कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या क्या होता है, एक बड़ी चीज होती है, आपको पता होना चाहिए कि स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आपसे ना ऐसे भी पूछ सकता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा बताइए, 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा। स्रोत भाषा का मतलब होता है जिस भाषा में चीज लिखी गई है और जिससे हमें अनुवाद करना है, ठीक है, और जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं, जिस भाषा में अनुवाद करूंगा वह हमारी क्या हो जाती है, लक्ष्य भाषा होती। वह भाषा जिसमें जिसके माध्यम से अनुवाद किया, नहीं, जिस भाषा में हम लोग अनुवाद करते हो हमारी लक्ष्य भाषा है, और जिस भाषा में चीजें लिखी गई हैं वह हमारी क्या हो जाती है, स्रोत भाषा हो जाती है। तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है, आपको पता नहीं, कई बार स्रोत भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे अनुवाद का अर्थ क्या होता है, और अनुवाद अगर ये पूछेगा आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अर्थ ग्रहण। क्या बोला है, अनुवाद की प्रक्रिया यानी अर्थ ग्रहण। देखिएगा, अनुवाद अनुवादक के लिए मूल भाषा या स्रोत भाषा में निहित विचारों को समझना अत्यंत आवश्यक है। कह रहे हैं कि अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको ना, जिस भाषा से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस भाषा में, दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं उर्दू भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, तो भैया मुझे उर्दू की भी जानकारी हो और मुझे अंग्रेजी की भी जानकारी हो। यानी आपको दोनों भाषाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अनुवादक के लिए जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो अनुवाद करता है उसी को अनुवादक बोलते हैं, जो अनुवाद करता है उसी को अनुवादक कहते हैं। अनुवादक के लिए मूल भाषा या स्रोत भाषा के विचारों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो कोई चीज लिखी हुई है, वो हिंदी में लिखी है, तो मुझे क्या कहा जा रहा है, उसका भाव क्या है वो पता होगा, तभी तो अनुवाद करूंगा, नहीं तो गड़बड़ अनुवाद कर दूंगा, खराब हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको
अनुवादक के लिए क्या है कि वह मूल भाषा यानी जिसको हम स्रोत भाषा बोलते हैं या स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा को दोनों की अच्छी जानकारी होना, इसके अभाव में अनुवाद नहीं किया जा सकता। जब तक आपको दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी नहीं है, जैसे मान लो जिस भाषा में लिखा हुआ है और जिस भाषा में अनुवाद करना है, अगर आपको दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी नहीं है तब आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। कर ही नहीं पाओगे, तुमको पता ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कैसे करोगे? तुमको जो लिखा वही नहीं पता चल रहा है और जिसमें करना वो भी नहीं पता किसमें करना है, तो अच्छा नहीं कर पाओगे अनुवाद। अर्थ का अनर्थ होगा ना। अनुवाद की प्रक्रिया को जानने से पहले यह जान ले कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, यानी जिस भाषा में लिखी गई चीजें हैं जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा का मतलब क्या है? जिस भाषा में लिखी गई हुई चीजें हमारी स्रोत भाषा है और जिस भाषा में हम अनुवाद करेंगे वो हमारी क्या होती है? लक्ष्य भाषा होती है। और अनुवाद करते समय हमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं अंग्रेजी से हिंदी में करता हूं तो मुझे अंग्रेजी भी पता होनी चाहिए, सारी चीजें, उसका भाव क्या है, उसमें जो कुछ लग उसका मतलब क्या होता है। और हिंदी में कर रहा हूं तो हिंदी के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी व्याकरण पता होनी चाहिए, उसमें कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, दोनों भाषा की जानकारी हो। भैया अगर कोई पंजाबी से हिंदी में ट्रांसलेट कर उसको पंजाबी आनी चाहिए अच्छी तरीके से, यही है ना आपको। तो आपको स्रोत भाषा की जानकारी और लक्ष्य भाषा की जानकारी, दोनों भाषाओं की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो अनुवादक, जो ट्रांसलेट करता है, जो अनुवादक है, अगर उसको दोनों भाषाओं की जानकारी नहीं है तो अनुवाद कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अनुवादक को कुछ भी जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं है। जो अनुवाद करता, जो ट्रांसलेट करता ना, जो लिखा है हूबहू सेम टू सेम हम लोग अनुवाद करते हैं, उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं होता है। जैसे लिखा है राम घर जाता है, तो भैया अंग्रेजी में भी है राम घर जाता ही लिखना। अब ये नहीं बोलना कि राम घूमते घूमते घर जाता, इसे नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि अनुवाद करते समय आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना है। जो बातें कही गई है सेम टू सेम दूसरी भाषा में लिख देना है। उसका मूल भाषा का जो भाव है, विचार है, वह भी सेम टू सेम ट्रांसलेट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। शब्द बोध, यानी अनुवाद करते समय आपके शब्द का बोध होना बहुत जरूरी है। भैया हर भाषा में अलग अलग शब्द का अलग अलग मतलब होता है। अनुवाद करते समय अनुवादक को शब्द बोध की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिएगा, अर्थ ग्रहण करने के लिए, देखिएगा, अर्थ ग्रहण करने के लिए आपको चाहिए कि पहले उस सामग्री, चाहे वह साहित्यिक हो, रचना हो, जिसे अनुवाद होना है, अच्छी, देखो अनुवाद करते समय ना आप जिस चीज को अनुवाद करने जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। यानी अनुवाद करते समय क्या करें, अच्छी तरीके से उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई अंग्रेजी से मुझे हिंदी में अनुवाद करना है, तो जिससे अनुवाद करना है अंग्रेजी में लिखा हुआ, तो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ मैं उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ूंगा। क्या करना है, अनुवाद करने से पहले क्या करना भैया, सबसे पहले जो लिखा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसमें कई कई सारे कठिन शब्द आ जाएंगे, कई सारे क्या जाएंगे, कठिन शब्द आ जाएंगे। कुछ कठिन शब्द जरूर लेंगे, जो कठिन कठिन शब्द हैं उन शब्दों का मतलब जान लो, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। यानी अर्थ बोध, शब्द बोधन नहीं होता। कहने का मतलब जब आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो जिस भाषा में लिखा है उसमें अगर कोई कठिन शब्द है या कोई भी कठिन शब्द आ रहा है तो उस कठिन शब्द को समझ लो, उस कठिन शब्द को जान लो, तभी तो दूसरी भाषा में अनुवाद करोगे। अब जैसे अंग्रेजी में कुछ आ गया, ऐसा कोई शब्द आ गया जिसको मुझे मतलब ही नहीं पता है, तो मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आप अब अगर अनुवाद करने जा रहे हैं तो जिस भाषा में लिखा हुआ सारी चीजें हैं उसके शब्दों के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चीज उर्दू में लिखी गई है तो उर्दू के शब्दों का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, तभी तो आप हिंदी या इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करोगे। यानी शब्द की जानकारी, शब्द बोधन होना बहुत जरूरी है। अनुवादक जो होता ना उसको शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत, किस शब्द का क्या मतलब होता है, क्योंकि अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द का कई सारा मतलब होता है, क्या बोला, एक शब्द के कई मतलब होते हैं, इसलिए शब्द के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत जरूरी अनुवाद करते समय। शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता है, कई हो सकते हैं, पूरे प्रसंग के संदर्भ में ही उसे समझना होगा। देखो यही तो कह रहा कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें शब्द को जानना बहुत, क्योंकि एक शब्द का कई सारा मतलब होता है। जैसे हिंदी में एक ही शब्द है उसका कई मतलब है, हिंदी में भी तो ऐसा होता है, एक ही शब्द है, जैसे एक शब्द है पद, पद का मतलब भी कई, पद का मतलब पोस्ट भी हो जाती है,
पद का मतलब कुछ और भी हो जाता है। तो क्या होता है, एक शब्द के कई यानी अनुवाद करते समय हमें शब्दों की जानकारी होनी बहुत ज्यादा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो है, भैया ऐसा कोई शब्द आ गया जिसको तुमको पता नहीं कैसे अनुवाद करोगे, इसलिए शब्द बोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है अनुवाद करते समय। सबसे पहले शब्द जान लो, क्योंकि एक शब्द का कई सारा मतलब होता है, तो उसमें उस शब्द का मतलब क्या है उसे समझ लो, फिर अनुवाद करो। ठीक है, अगला वाक्य बोध भी होना बहुत ज्यादा जरूरी। देखो वाक्य बोध, शब्दों को प्रसंग अनुसार कोश की सहायता से या बिना कोश की अच्छी तरह समझे बिना आप वाक्य को समझने की कोशिश करें। वाक्यों से ही भाषा बनती है। अर्थ या तो एक वाक्य या एक से अधिक वाक्य। देखो शब्द बोध के बाद का मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको वाक्य बोध का भी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको शब्द बोध के साथ साथ वाक्य बोध का भी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुवाद करते समय हमें वाक्य बोध के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शब्दों से वाक्य बनते हैं और कौन सा वाक्य क्या कह रहा है इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत। अगर हमें वाक्य का मतलब ही नहीं पता है कौन सा वाक्य क्या कह रहा है, तो हम क्या अनुवाद बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जिस वाक्य में पूरा अर्थ, उस वाक्य को दो तीन बार वाक्यों का अर्थ पूरा आता है तो उसे सबको मिलाकर के अर्थ समझ कह रहे हैं कि जैसे आप अनुवाद करने जा रहे हो तो जैसे आप पहले पढ़ो उसको और उस वाक्य का मतलब क्या उसको समझो, तभी अनुवाद कर पाएंगे। यानी अनुवाद करते समय हमें शब्द बोध की जानकारी होना बहुत जरूरी है और शब्द बोध के बाद हमें वाक्य बोध की भी जानकारी बहुत जरूरी है। नहीं अगर आप अनुवाद करें सबसे पहले वाक्य मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। यानी जैसे यहां पर लिखा, अगर मैं बताऊं आपको ना, जैसे लिखा है जब तक आप वाक्य में शब्द की सार्थकता नहीं समझ लेंगे, पूरा वाक्य अपनी सार्थकता में आपको समझ में नहीं आता आ पाता, तब तक वाक्यों के अलग अलग अर्थ कोश में देखने की से कुछ हल नहीं होता। तो कह रहे जैसे मैंने पूरा पढ़ा तो कह रहे अनुवाद करते समय पूरा वाक्य पढ़ो, यानी वाक्य का मतलब भी पता होना चाहिए। अनुवाद करते समय वाक्य बोध की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वाक्य बोध के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। शब्द बोध की जानकारी होना बहुत जरूरी है, वाक्य बोध की भी जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर वाक्य का अलग मतलब होता है। वह किस सेंटेंस में कहा जा रहा है या किस बारे में कहा जा रहा है, हर वाक्य का अलग मतलब निकलता है। तो शब्द बोध के साथ साथ हमें वाक्य बोध के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखिए रचना बोध। देखो अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। क्या क्या करें, अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। शब्दों के अलग अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं है, वाक्यों में ढलकर ही वह क्या सार्थक होते हैं। वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, अतः आपको रचना का अनुवाद करना होता है, वाक्य या वाक्यों का नहीं। तो कहने का मतलब कि आपको रचना के बारे में बोध, यानी आप मान लीजिए आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करें कि रचना के बोध के बारे में भी क्या है जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपको शब्द बोध, वाक्य बोध और रचना के बोध के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई रचना मतलब से जैसे कोई कविता है, कोई कहानी है, तो आप किसी कविता का अनुवाद कर रहे हैं या आप किसी कहानी का अनुवाद कर रहे हैं, तो कोई कविता हो कोई कहानी है उसके बारे में, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा क्या है भाई मेरे जरूरी है। यानी अनुवाद करते समय आपको पूरी जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो ठीक है, यानी ट्रांसलेट करते समय हमें वाक्य के बारे में, हमें शब्द के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आप वाक्य का या शब्द का अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो यानी अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें शब्दों का सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज का अनुवाद करें तो शब्दों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। शब्दों को इस प्रकार प्रयोग हो कि वाक्य सही अर्थ निकले, यानी आपको शब्द की सही जानकारी हो, आपको वाक्यों की सही जानकारी हो, और रचना के विषय के बारे में, यानी आप जिस रचना को करने जा रहे हैं, कोई कविता है, कोई कहानी है, कोई निबंध है, उस रचना के बारे में भी सही जानकारी होगी, तभी आप एक अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुवाद करते समय हमें शब्दों की सही जानकारी या सही ज्ञान होना जरूरी है, शब्दों के साथ साथ वाक्य की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जिस रचना का हम अनुवाद करने जा रहे हैं उस रचना का भी हमें अगर जानकारी रहेगी तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। एक अच्छे अनुवादक हम तभी बन सकते हैं, क्या करें, हम एक अच्छे अनुवादक तभी बन सकते हैं जब हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से क्या रहेगी, जानकारी रहेगी। तो हमें
शब्द का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वाक्यों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस रचना में इस कविता है, कहानी है, निबंध है, लोकोक्ति है, जिसका भी ट्रांसलेट करने जा रहे हो, अनुवाद करने, उसके बारे में भी सही जानकारी होना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिएगा अगला, देखिएगा नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 5.5 में देखिएगा, अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, यानी अनुवाद करते समय हमें कौन कौन सा व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ज्यादातर 20 नंबर में या 10 नंबर में आता है। यानी अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, यानी अनुवाद करते समय हमें किन किन चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप अनुवाद करने जा रहे हैं, तो अनुवाद करते समय आपको व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे होता है, अनुवाद में कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, अनुवाद करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे अनुवाद करने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सभी बातें इसमें देखेंगे। यानी अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, ये ज्यादातर अगर मैं बताऊं तो 10 नंबर में या 20 नंबर में ये आता है। देखिएगा, अनुवाद सीखने की जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है वह इस प्रकार है कि पहले अंग्रेजी का उदाहरण दिया जाएगा और उसको गलत और सही दोनों प्रकार के अनुवाद सामने रखे जाएंगे। गलती कहाँ है यह आपको बता दिया। करें कि आपको अगर अनुवाद सीखना है, करें भैया अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुवाद सीखने जा रहा है, तो सबसे पहले उदाहरण लेते, जैसे आपको हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद करना है, तो आपको सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी में कुछ अनुवाद किए हुए सैंपल दिखा देंगे, सैंपल दिखा देंगे ना, और आप देखोगे कि कौन सा अनुवाद ज्यादा सही है, उसमें कुछ गलत है कुछ सही है, तो आपको इस सीखने में मदद मिली। यानी अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, एक प्रक्रिया अपनाएंगे। आपको हिंदी का भी एग्जाम्पल देंगे, कुछ एग्जाम्पल रखेंगे हिंदी और अंग्रेजी का, और आपसे पूछेंगे क्या यह जो अनुवाद किया गया यह सही है या गलत है। इस आधार पे आपको पता चल जाएगा कि अनुवाद कैसे किया जाता है, और अनुवाद करते समय हमें कौन कौन सी चीजों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी एक अनुवाद, जैसे मान लिया आप अनुवादक है, ट्रांसलेटर हैं, तो अनुवाद करने वालों में कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन सा ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, आपको अनुवाद करना सीखने से पहले यह मान करके चल रहे हैं कि आप अंग्रेजी पढ़कर ठीक समझ सकते हैं और हिंदी भाषा को आप का अच्छा ज्ञान है। कह रहे कि अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो दोनों भाषाओं के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मुझे उर्दू आती है, ठीक है, और मुझे संस्कृत आती है, तब मैं उर्दू से संस्कृत में अनुवाद कर सकता हूं। यानी अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको दोनों भाषाओं के बारे में जानकारी होना बहुत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ठीक है, क्या बोला है कि हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो आपको अंग्रेजी पढ़नी आती हो, समझनी आती हो, और हिंदी भी पढ़नी आती हो, समझनी आती हो। उसका मतलब क्या कहा जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है, अगर ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप अनुवाद कर पाएंगे ना। तो इसलिए क्या है कि हमें दोनों भाषाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद करते समय। ठीक है, देखिएगा, पहली बात क्या, अनुवाद करते समय व्यवहारिक पहला पॉइंट क्या है, भाषा की प्रकृति की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं कि अनुवाद करते समय अनुवादक को भाषा की प्रकृति यानी उसका नेचर क्या है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब है कौन सी भाषा कैसे चलती है, या उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है। यानी अनुवाद करते समय अनुवादक का सबसे पहला व्यवहारिक ज्ञान ये है कि वह भाषा की प्रकृति यानी भाषा के नेचर को समझ सके। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, तो अंग्रेजी का प्रकृति कैसी है या अंग्रेजी का नेचर कैसे है, वह भाषा कैसे लिखी जाती है, उस भाषा में अर्थ का क्या मतलब होता है, या आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने जाओ तो हिंदी भाषा के भी आपको व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले भाषा की प्रकृति की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं एक भाषा से दूसरी भाषा में बात करता हूं, तो दोनों भाषा की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, दोनों का नेचर का ज्ञान होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको दोनों भाषाओं की प्रकृति का बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है, तब आप क्या होंगे, एक अच्छे अनुवाद कर पाएंगे। क्या कर रहा हूं, अगर आपको एक बेहतर अनुवाद करना है तो दो भाषाओं में जो आप अनुवाद करेंगे एक भाषा से दूसरी भाषा में, दोनों भाषाओं की प्रकृति क्या है, दोनों का नेचर क्या, प्रकृति में होता नेचर, ठीक है, दोनों की भाषाओं की प्रकृति क्या है, यह भाषाएं कैसी बोली जाती है, उनमें क्या अर्थ निकलता है। तो अगर ये चीजों की अगर आपको समझ है, तब आप क्या करेंगे, एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा अनुवाद तभी कर पाएंगे जब दोनों भाषाओं के बारे में आपको उसकी प्रकृति पता होगी, तभी तो एक अच्छा अनुवाद हो पाएगा। जैसे किसी भाषा में कोई शब्द बोला जा रहा है,
उसका कुछ मतलब निकलता है, दूसरे का कुछ मतलब निकलता है। तो दोनों का अगर आपको अर्थ पता होगा तभी आप एक अच्छा क्या कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा देखिए, अगला नेक्स्ट हमारा जो इसमें हो जाता है, अनुवाद करते समय हमें क्या शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब कहिए भैया, अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आप सही शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी से हिंदी में लिखता हूं और हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं एक ही चीज के, तो मुझे वहां पर कौन सा शब्द सही बैठ रहा है उसी शब्दों का प्रयोग करना है। ये अनुवाद करते समय हमें शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, अनुवाद करते समय शब्दों का सही प्रयोग, प्रसंग के अनुसार प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी अगर आप अनुवाद कर रहे हो तो उस वाक्य में या उस चीज में कौन सा सही शब्द होगा उसी का प्रयोग करो। यानी अनुवाद करते समय हमें सही शब्दों का प्रयोग, देखो एक क्या होता है कि एक ही चीज के कई सारे शब्द होते हैं। ठीक है, या एक ही चीज के लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उस समय वहां पर कौन सा शब्द सटीक बैठेगा, कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हमें अनुवाद करते समय सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या भैया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी अनुवाद करते समय व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि सही शब्दों का प्रयोग करो। यानी अंग्रेजी से अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी में तो कई सारे शब्द होंगे, तो उस वहां पर कौन सा शब्द सही बैठेगा उसी शब्द का प्रयोग करो। एक ही शब्द के अनेक शब्दकोश होते हैं ना, एक ही शब्द का कई सारा शब्द होता है। देखो, एक ही शब्द का कई सारा अर्थ भी होता है, कई सारा शब्द भी होता है, तो वहां पर कौन सा शब्द सही बैठेगा उसी का यूज करो, प्रयोग करो। आपको यह भाषा ज्ञान, विवेक, अपनी समझ पर कह रहे, जो अनुवाद करने वाला है वो अपनी सोच पर, समझ पर, अपनी बुद्धि, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वह सही शब्दों का प्रयोग करे। सही शब्द को आप चुने। अगर प्रसंग आपकी समझ में आ गया है तो आप शब्दों का सही अर्थ चुन लेंगे। जैसे मान लिया अनुवाद करने जा रहे हैं, सबसे पहले जिससे अनुवाद करना उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ो। पहले क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद वहां पर कौन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं उसको समझो। यानी अगर कहूं तो अनुवाद करते समय दूसरा व्यवहारिक ज्ञान होना क्या जरूरी है कि हमें सही शब्दों का प्रयोग करें, और हर जगह पर देखो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो वहां पर कौन सा शब्द सही बैठेगा उसी शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा भैया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वाक्य रचना, यानी अनुवाद करते समय व्यवहारिक ज्ञान क्या है, हमें वाक्य रचना करनी भी आनी चाहिए। देखिएगा, वाक्य रचना का अनुवाद पर विशेष महत्व, क्या करें, वाक्य रचना का अनुवाद में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, आप सही शब्द चुन ले, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण ठीक ढंग से कर लें। यदि वाक्य रचना सरल नहीं है तो अनुवाद का लक्ष्य, यानी कह रहे हैं कि अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको जो वाक्य बनाए सरल वाक्य बनाए, कठिन कठिन वाक्य मत बनाओ। यानी अनुवाद करते समय हमें कठिन शब्दों का प्रयोग मत करो। यानी अपने वाक्यों में अगर आप कठिन शब्द का प्रयोग करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। कई बार होता है जैसे हमें अनुवाद करना है तो कोई भी वाक्य जो है बहुत लंबे लिखे हैं, लंबे लंबे वाक्यों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर अनुवाद करो। यानी हमें वाक्य रचना करनी भी आना क्या बहुत जरूरी है। देखो, वाक्यों की जटिलता का सबसे बड़ा कारण है लंबे वाक्य। जब वाक्य आते हैं तो कई सारे वाक्य जो होते हैं बहुत लंबे, तुम सबने देखो संस्कृत में बड़ा लंबा लंबा वाक्य होता है, बड़ा लंबे लंबा सेंटेंस होता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय आपको वाक्यों को, जो लंबे वाक्य हैं उनको क्या करें, छोटे छोटे और सरल वाक्य बनाने चाहिए। अनुवाद करते समय आपको बड़े बड़े वाक्य यूज नहीं करने हैं, कठिन वाक्य नहीं यूज करने हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे सरल सरल वाक्य बनाने चाहिए क्या करते समय, अनुवाद करते समय। यानी वाक्य रचना अगर आप करें तो आपको लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, आपको छोटे छोटे सरल सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए अनुवादक को। ये व्यवहारिक ज्ञान है। स्रोत भाषा, अंग्रेजी का वाक्य लंबा है, जैसे मान लीजिए आप जिस भाषा से लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा है वो बहुत लंबा वाक्य है, तो उसको आप अपनी इकाई में बांट लें, यानी उसको तोड़ लें और फिर उसका अनुवाद करें। यानी लंबे लंबे वाक्यों का, अगर मान लीजिए लंबे वाक्य लिखे हैं तो उसका अनुवाद कैसे करोगे, उसको टुकड़ों में बांट लो और फिर उसका अलग अलग अर्थ निकालो। आप ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाइए। स्रोत भाषा में कही बातें जो कि त्यों लक्ष्य भाषा में, यानी आप क्या, जो लंबे लंबे वाक्य हैं अगर आप उनका अनुवाद कर रहे हैं तो उसके छोटे छोटे वाक्य बनाइए, और जो बात कही जा रही हूँ बहू आपको करना है। अपनी तरफ से क्या भैया, कुछ नहीं जोड़ना है। क्या कह रहा हूं, अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं जोड़ना है। यानी जो वाक्य है बड़े, यानी अनुवाद करते समय हमें वाक्य रचना अच्छी तरीके से करनी चाहिए, और वाक्य रचना करते समय क्या कर रहा हूं,
वाक्य रचना करते समय लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग ना करें, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। अगर मान लो आप कहीं से अनुवाद करें, उसमें अगर लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग है तो उसको आप छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ लें, फिर आप उसका क्या करें, अनुवाद करें। अगर आप ऐसे अनुवाद करेंगे, यह भी आपका व्यवहारिक ज्ञान क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी और क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। अगर मैं बात करूं, आज के समय में ना हर सेक्टर में अनुवाद होता है। आज के समय अगर आप देखोगे तो हर सेक्टर में अनुवाद होता है, हर जगह अनुवाद है। कहा देखो, विभिन्न क्षेत्रों से मतलब जैसे ज्ञान विज्ञान के, भाई साइंस में भी तो बहुत ज्यादा अनुवाद होता ना। एक बात बताओ, तुम सब लोग न्यूटन को पढ़ते हो, गैलीलियो को पढ़ते हो, मार्कोनी को पढ़े हो, अलग अलग जो वैज्ञानिक है, कैसे पढ़ पा रहे हो? भाई उन्होंने तो अपनी भाषा में लिखा होगा बात को ना, क्यों कैसे पढ़ पा रहे हैं हम लोग, क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका अनुवाद हुआ है ना मानविकी के क्षेत्र में। यानी अगर आप ह्यूमनिटी के क्षेत्र में देखोगे, जैसे कविता है, कहानी है, आज हमारे देश के लोग शेक्सपियर को जानते हैं या किसी और को जानते हैं, जो अंग्रेजी साहित्यकार है उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी जो किताबें बुकें हैं अनुवाद हुई है ना, तभी तो जान पा रहे हैं भाई मेरे। समाज विज्ञान में भी अनुवाद होता है, सरकारी कार्यालयों में भी तो खूब सारा अनुवाद होता है, देखो होता नहीं है? एक बात बताओ, जो हमारे जैसे कोर्ट के जो जजमेंट होते हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता ना, निर्णय होता, सारा अंग्रेजी में लिखा होता, लेकिन हिंदी में भी ट्रांसलेट होता ना। तो आज के समय में अगर बात करूं, तो हर सेक्टर में अनुवाद होता है। क्या बोला? आज के समय में हर क्षेत्र में अनुवाद हो रहा है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र है, चाहे विज्ञान में, बैंकिंग में, कंपनियों में, कहीं पर भी चले जाओ, सरकारी गैर सरकारी जितने भी। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद है, हमारी पार्लियामेंट में भी देखोगे, हर जगह पर क्या होता है, अनुवाद हो रहा है। अनुवाद का क्या है, बड़ा विशेष महत्व है। हर क्षेत्र में अनुवाद होता है। आज हम लोग जो विदेश के बारे में जानते हैं, दूसरे देशों के बारे में जानते हैं, वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, भैया चीन में कैसी सभ्यता, वहां की कैसी संस्कृति है, जापान के कैसे लोग हैं, इनको हम जो जान पा रहे हैं, कैसे क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग में अनुवाद हुआ, तभी तो जान पाओगे। अनुवाद अगर नहीं हुआ होता ना, तो हम दुनिया के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते। आज भारत के बारे में लोग अगर जानते हो, क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि उनकी लैंग्वेज में अनुवाद हो गया, इसलिए जान पा रहे हैं। अगर आप देखोगे रामायण है, महाभारत है, ये सारी जो चीजें हैं, विदेश के लोग भी पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे जो पंचतंत्र की कथाएं हैं, पंचतंत्र जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, इसकी कहानियां जो फेमस हुई, अनुवाद हुआ, तभी तो लोग पढ़े, तभी तो जान पाए। वही पंचतंत्र की कहानियां हिंदी में लिखी थी, तो पंचतंत्र की जो कहानियां जब अंग्रेज अलग अलग भाषा में अनुवादित हुई, तभी तो दूसरे लोग जान पाए। तो कहने को मैं, आज हर सेक्टर में अनुवाद होता है। बैंक में भी अनुवाद है, कोर्ट में भी अनुवाद है, संसद में भी अनुवाद है, सरकारी कार्यालयों में अनुवाद है। हर जगह पर आपको अनुवाद ही दिखाई देगा। और ट्रांसलेटर, अनुवादक की एक बहुत बड़ी नौकरी भी होती है, तुम सबको पता ही होगा। देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र में, भैया ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद होता है। किसमें? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। लेकिन जो विज्ञान में अनुवाद होता है, इसमें पारिभाषिक शब्द बहुत आते हैं, क्योंकि विज्ञान में आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं। जैसे आप देखोगे ना, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जैसे अगर बताऊं, जैसे साइंस में हम बात करें हम लोग, जैसे इसमें ग्राम है, मीटर है, वाट है, कैलोरी है, ठीक है, सल्फर है, भौतिकी है, वाष्पीकरण है, तापमापी है। तो कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में जो अनुवाद होता है, उसमें पारिभाषिक शब्दों को लेकर के बड़ी समस्या है, क्योंकि हर भाषा का अलग शब्द होता है। यानी ज्ञान और विज्ञान में, अगर आप साइंस में अनुवाद हो रहा है, यानी विज्ञान के, अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर अनुवाद कर रहे हैं, तो उसमें पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे होता नहीं, ग्राम है, मीटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कैलोरी है, वाट है, किलो वाट है। तो इस प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा। अगर आप विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में अगर आप अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग गैलीलियो हो, न्यूटन हो, मार्कोनी हो, इन लोगों ने जो आविष्कार किया, हम इनको पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि भैया विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद हुआ है, तभी आज हम लोग इनको जान पाते हैं, हम इनको पढ़ पाते हैं। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आज जो चंद्रयान बना है, भारत में जो चंद्रयान गया है, बाकी लोग, दुनिया के लोग जान पाए कि भारत ने भैया चंद्रयान छोड़ दिया। क्यों जान पाए? अनुवाद हुआ, तभी तो जान पाए। या नासा कोई खोज कर रहा है, हम लोग कैसे जान पाते हैं? अनुवाद हुआ, तभी तो जान पाते हैं। आज देखो हमारे देश में बहुत सारा खबर घटनाएं घटती हैं, अखबार भी बहुत सारा, हिंदी में अखबार आता है, उर्दू में अखबार आता है, पंजाबी में अखबार आता है, अंग्रेजी में अखबार आता है, लेकिन खबरें तो सब में सेम है ना। वही बात है ना, तो अनुवाद होता है। तो आज के समय में जो अनुवाद है, वह हर क्षेत्र में होता है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुवाद हो रहा है। अगला देखिएगा,
साहित्य के क्षेत्र में भी खूब सारा अनुवाद होता है। साहित्य मतलब समझते हैं, कविता है, कहानी है, निबंध है, लोकोक्ति है। भाई प्रेमचंद की कहानियां दूसरे देशों में पढ़ी गई। अभी मैंने रामायण है, गीता है, मैंने पंचतंत्र की बात की, तो भाई पंचतंत्र की जो कहानियां हैं या शेक्सपियर हैं या और भी जितने विदेशी थिंकर हैं, जैसे आप लोग, अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग अरस्तु को जानते हो, न्यूटन को जानते हो, अरस्तु हैं, या जितने भी विदेशी थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने जाना, ठीक है, जो एक प्रकार से मजदूरों की बात करते हैं। इन लोगों को आपने कैसे जान पाए? क्योंकि भैया अनुवाद हुआ ना, साहित्यिक अनुवाद। साहित्य में अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग अमेरिकी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अमेरिकी लिटरेचर के बारे में या भारतीय लिटरेचर के बारे में दूसरे लोग जान पाए। कैसे जान पाए? क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी तो अनुवाद होता है। मैंने वही बताया, आज जो हमारी पंचतंत्र की कथाएं हैं और जो साहित्यिक अनुवाद होता है, इसमें भाव का बड़ा महत्व है। क्योंकि जैसे कविता, कविता का भाव अलग होता है, और कहने का मतलब कि साहित्यिक अनुवाद बड़ा कठिन माना जाता है। जैसे अगर मान लो कोई कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, और बहुत सारी कविताएं हैं। अगर इन कविताओं का अगर आप अनुवाद करेंगे तो आपको भावानुवाद करना है। यानी साहित्य में कौन सा अनुवाद होता है? भावानुवाद। भावानुवाद का मतलब होता है, क्योंकि कविता कहानियों का एक भाव होता है, एक मर्म होता है, वह कविता क्या कह रही है, उस तरीके से अनुवाद किया जाता है। यानी साहित्यिक में कौन सा अनुवाद होता है? भाव है। नहीं, भाव का मतलब, अभी मान लो कोई कविता कहानी, उसका एक अलग भाव होता है। प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ोगे, जैसे हीरा मोती की कहानी, दो बैलों की जोड़ी है, भैया आपने दो बैलों की जोड़ी पढ़ी है, तो दो बैलों की जोड़ी आपने पढ़ ली, लेकिन दो बैलों में हीरा मोती का जो प्रेम है, वो किसान के प्रति जो उसने पाल रखा है, उस प्रेम का जो भाव है, उसका भी अनुवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए साहित्यिक में भावानुवाद होता है। यानी भाव, यानी आदमी के अंदर में भावना क्या है, भावनात्मक होता है। किसमें अनुवाद होता है? साहित्य के क्षेत्र में भावना। क्योंकि कविता कहानियों में भाव होते हैं ना। जैसे मान लो कोई देशभक्ति की कविता, तो देशभक्ति की कविताओं में एक भाव है, देशभक्ति का भाव है, तो उसका भी ट्रांसलेट होना बहुत है। यानी साहित्य में क्या होता है? भावानुवाद होता है, और साहित्यिक अनुवाद करते समय भावानुवाद का विशेष, यानी जो भाव है वही हमें, भाव है, विचार है, सेम टू सेम हमें क्या करना पड़ता है? अनुवाद किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, स्वतंत्र अनुवाद क्या होता है। देखो, स्वतंत्र अनुवाद का मतलब होता है, इस प्रकार का अनुवाद करना सबसे सरल होता है। अनुवादक को मूल भाषा में कही गई बात को अपने ढंग से कहने की पूरी छूट है। देखो, जो स्वतंत्र अनुवाद है, जैसे मान लो अंग्रेजी में कुछ लिखा है, तो आप उसको अपनी मर्जी से कुछ भी अनुवाद कर सकते हो। यानी उसमें आपको पूरी इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता। स्वतंत्र अनुवाद का मतलब है कि जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, वो पूरी तरीके से, भैया उसको क्या छूट है, कैसे भी अनुवाद कर लो। यानी आप जो कहना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से, आपको छूट रहती है। लेकिन ये रहता है कि पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ढंग से कहने का क्रम कोई दूसरी बात कही जाए, जो मूल भाषा में कहा जा रहा है उसका उल्टा है। कहने की जो स्वतंत्र अनुवाद, स्वतंत्र अनुवाद का मतलब होता है कि अनुवाद करने में आपको पूरी छूट है, आप कही गई चीज को अपने ढंग से कह सकते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा मत कहना है। ठीक है, क्या कहना भैया? उल्टा पुल्टा नहीं कहना, सही ढंग से बात को कहना। स्वतंत्र अनुवाद का मतलब होता है कि अनुवादक को पूरी तरीके से छूट है, वह अपने तरफ से कुछ भी उसमें जोड़ सकता है। स्वतंत्र अनुवाद का मतलब यही है कि अनुवाद करने वालों को भैया पूरी छूट है, खुली छूट है, कि आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ अपनी तरफ से मिला सकते हो। इस प्रकार की छूट किसमें होती है? स्वतंत्र अनुवाद। यानी स्वतंत्र, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, 5 नंबर में आ भी सकता है, स्वतंत्र अनुवाद क्या है, कई बार आ भी सकता है। तो स्वतंत्र अनुवाद का मतलब होता है कि जो अनुवाद करने को अनुवादक को पूरी तरीके से छूट है, कि वह अनुवाद करते समय अपनी तरफ से कुछ मिला सकता है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है। यानी अनुवाद करते समय आप जो लिखा है, आप उसको अपने ढंग से लिख सकते हैं, अपने ढंग से अनुवाद किया जा सकता है। लेकिन अनुवाद करते समय सही तरीके से करना है, कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और अनुवाद सही ढंग से करना है। ऐसा नहीं करना कि जो कही गई बात है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। स्वतंत्र अनुवाद का मतलब यही है कि आपको पूरी इंडिपेंडेंसी है, पूरी आजादी है, आप जैसे मन करे वैसे अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गलती ना करें। खास तौर से क्या होता है? स्वतंत्र अनुवाद यही होता है। लगभग अगर बात को, इसमें जितना भी चैप्टर था मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसमें देखो, अगर बात करो, अनुवाद वाला जो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर जैसे अनुवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे शब्द के बारे में ज्ञान हो, वाक्य के बारे में ज्ञान हो, रचना के बारे में ज्ञान हो, अनुवाद कौन कौन से क्षेत्रों में होता है मैंने बता दिया, हर क्षेत्र में अनुवाद होता है। स्वतंत्र अनुवाद क्या होता है, इन चीजों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से एग्जाम में अगर मैं बताऊं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं।
बाकी आप चैनल पर चले जाना, आपको सारी क्लासेस इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सारी आपको क्लासेस मिल जाएगी, आपको क्लास कैसी लगे ये भी जरूर बताइएगा। बाकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको BHDLA 136 की आपको सारी क्लास मिल जाएगी। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक सारी क्लासेस हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है।